हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लस। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 हम लोग ने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 3। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है @studyplus406। आप वहाँ पे भी जाके मेरा जो रील्स में डालती हूँ, एजुकेशनल रील्स में डालती हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो अगर मैं कोई भी यूट्यूब वीडियोस डाल रही हूँ तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझे फॉलो और शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 3 या इनमें हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं टॉपिक्स, पहले वो देख लेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच फर्स्ट देखने वाले हैं एंटाइथेसिस, नेक्स्ट पन, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन, एसोनेंस, मेटोनिमी, एपिग्राम, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, एक्सक्लेमेशन एंड इंट्रोगेशन। ये सब टॉपिक्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक हम डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज एंटाइथेसिस। नाउ एंटाइथेसिस क्या होता है? जब हम देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस में टू ऑपोजिट वर्ड्स डिफरेंटली प्लेस हुआ रहता है, तभी वो फिगर ऑफ स्पीच को हम कहेंगे एंटाइथेसिस। टू ऑपोजिट वर्ड्स इन अ सेम सेंटेंस प्लेस्ड सेपरेटली। ओके, एंटाइथेसिस इज अ स्ट्राइकिंग opposition of words or sentiments that is made in the same sentence. Opposite words in same sentence, ये आपको याद रखना है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल्स देख लेंगे। The first one is it is a small step for a man but a giant leap for mankind. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट अ जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो स्मॉल एंड स्टेप एंड जाइंट एंड लीप बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, स्मॉल का ऑपोजिट है जाइंट, स्टेप का ऑपोजिट है लीप। तो टू ऑपोजिट वर्ड्स हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेपरेटली प्लेस किया है, तो इट इज़ एंटाइथेसिस। सेकेंड वन, मैन प्रपोसेस, गॉड डिस्पोसेस। तो यहाँ पे अगेन है प्रपोसेस एंड डिस्पोसेस आर टू ऑपोजिट वर्ड्स इन सेम सेंटेंस। ओके, सो इट इज एंटाइथेसिस। थर्ड वन, इफ स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्डन। तो स्पीच मीन्स बात करना और साइलेंस क्या है? चुप बैठना। तो अगेन ऑपोजिट वर्ड्स इन सेम सेंटेंस हो गया, तो इट इज एंटाइथेसिस। ठीक है, तो एंटाइथेसिस हमें समझ में आ गया। तो we'll move on to the next figure of speech, that is pun. पन क्या होता है? जब हम कोई भी बात को ह्यूमरस वे में कहने की कोशिश करते हैं, बट जो हम बात कह रहे हैं उसका एक के अलावा और भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तभी उसे हम कहते हैं पन। एक वर्ड का बहुत सारा डिफरेंट मीनिंग्स रहेगा, बट उसे हम कहते हैं एक ह्यूमरस वे में एक जोक क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो हम अभी सेंटेंसेस देख लेंगे। अ बॉइल्ड एग इज़ हार्ड टू बीट। नाउ यहाँ पे क्या है? बॉइल्ड एग इज़ हार्ड टू बीट फॉर लंच। अ बॉइल्ड एग फॉर लंच इज़ हार्ड टू बीट। मतलब सिर्फ लंच में सिर्फ बॉइल्ड एग खाना मतलब इट्स डिफ़िकल्ट, या फिर सिर्फ लंच इट्स नॉट इनफ, शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने जोकिंग तरीके से वो मेंशन करने की कोशिश किया उन्होंने। ठीक है, सेकेंड वन, राइटिंग विद ब्रोकन पेंसिल इज़ पॉइंटलेस। अगेन यहाँ पे ब्रोकन पेंसिल से हम लिखेंगे ही क्यों? तो पॉइंटलेस तो हो ही नहीं सकता है। इफ़ द पेंसिल इज़ ब्रोकन ऑब्वियसली विल नॉट बी राइटिंग, तो obviously it will not be pointless. So again in a joking way we are trying to say the grammarian was never late, he was very punctual. तो या तो ये कमेंट हम लोग पास कर रहे हैं कि या वो लेट रहता है, या तो he was never late वो टाइम पे रहता है, ये इन अ जोकिंग वे मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
नाउ ये पन हमें समझ में आ गया. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज़ पैराडॉक्स. अब पैराडॉक्स क्या होता है? जब हम कोई भी सच को, दैट इज़ ट्रुथ को छुपाने की कोशिश करते हैं, तभी उसे हम कहते हैं पैराडॉक्स. पैराडॉक्स इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच that appears to contradict itself, यानी कि सच छुपाने की कोशिश, by saying a lie. Okay, now examples we'll see. It's the beginning of the end. तो हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि एंड है, एंड स्टार्ट हो गया, ठीक है. इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड. विद ट्विस्टेड वर्ड्स हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्राइंग टू कवर द ट्रुथ. Second one, I always lie. if you always lie, you should not say this ना. तो मतलब ये सच बोल रहा है. Okay, तो I always lie is not the truth. Third one, he is nobody. Now again, he cannot be nobody. He will be someone ना. तो कोई ना, हर कोई कुछ ना कुछ होता है ना. तो again, he is nobody is a paradox. It means trying to cover the truth. Fourth one, he is a wise fool. Okay, तो wise fool, या तो हम छुपा रहे कि वो wise है, या तो हम ये छुपा रहे कि वो fool है. तो हम बताना नहीं चाहते कि वो समझदार है, या तो हम बताना नहीं चाहते कि वो fool है. तो इसके लिए हम he is a wise fool करके बोल रहे हैं. अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट सेंटेंस है, बिगनिंग और एंड, ये दोनों वर्ड आए हैं विच इज़ ऑपोजिट टू ईच अदर. बिगिनिंग मीन्स स्टार्ट एंड एंड मीन्स ख़त्म हो गया, तो टू ऑपोजिट वर्ड्स हो गया. तो यहाँ पे भी हम अगर पैराडॉक्स है तो साथ में एंटाइथीसिस भी आ जाता है. तो एक सेंटेंस में दो फिगर ऑफ स्पीच भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. अभी जो फोर्थ सेंटेंस मैंने मार्क किया है, ही इज़ अ वाइज फुल. अगेन ये यहाँ पे हमने देखा कि पैराडॉक्स है, बट साथ में ये दूसरा भी ये फिगर ऑफ स्पीच आएगा, क्योंकि यहाँ पे वाइज और फूल टू ऑपोजिट वर्ड्स साथ में आए हैं, बट यहाँ पे साथ में है, तो ये दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है जो ऑक्सीमोरॉन है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बस आप इतना समझिए कि ये यहाँ पे भी टू टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच रहेगा. ठीक है, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन. जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीमोरॉन मतलब टू ऑपोजिट वर्ड्स साथ में आएंगे. ओके, एक सेंटेंस में दे विल बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में ही रहेंगे वो. जबकि एंटाइथीसिस में आप देखेंगे कि टू ऑपोजिट वर्ड्स जो है एक सेपरेटली प्लेस्ड रहेगा. ठीक है, तो पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन. An oxymoron is a figure of speech that is two words with opposite meanings are placed next to each other. ये आपको ध्यान देना है, स्पेशली placed next to each other जो है, ये आपको ध्यान देना है. अगर if they are placed next to each other तो वो oxymoron है, और if they are placed separately from each other then it is antithesis. ओके, अभी ऑक्सीमोरॉन का एग्जांपल्स क्या है? ओपन सीक्रेट मीन्स वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज देयर, आइदर इट इज़ ओपन और इट इज़ अ सीक्रेट, तो दोनों नहीं हो सकता. सो इट इज़ ऑक्सीमोरॉन, इट इज़ ऑपोजिट. प्रिटी एंड अगली, अगेन प्रिटी मीन्स ब्यूटिफुल, अगली मीन्स नॉट ब्यूटिफुल, सो दिस आर ऑल्सो अगेन टू ऑपोजिट वर्ड्स विच आर प्लेस्ड टुगेदर. थर्ड वन, ट्रैजिक कॉमेडी, या फिर ट्रैजिक मीन्स समथिंग विच इज़ सैड और शॉकिंग, तो नॉट विच इज़ नॉट अ कॉमेडी. सो अगेन इट इज़ टू ऑपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर. सो दिस थ्री आर ऑक्सीमोरॉन. समझ में आ गया हमें? तो इसका सेंटेंसेस हम देख लेंगे. फर्स्ट वन, ही शोड अ क्रूएल काइंडनेस. अब क्रूएल काइंडनेस यहाँ पे क्या होता है? टू ऑपोजिट वर्ड्स हो जाता है. ठीक है, तो क्रूएल काइंडनेस आर टू ऑपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, सो द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन. सेकेंड वन, द लिविंग डेथ, लाइफ एंड डेथ they are trying to say, so it is placed next to each other, the two opposite words are placed next to each other, so again it is oxymoron.
Third one, she was regularly irregular. Now, regular and irregular, two opposite words placed next to each other, so again it is oxymoron. Fourth one, the gossip is old news. Now, either it is old or it is news. News means जो अभी अभी आपको मिला, जो अपडेट नया आपको मिलता है, then it is a news. Okay, तो the gossip is old news, so either it is old or it is new, so it is opposite words again placed next to each other, तो oxymoron है. Okay, तो ये समझ में आ गया हमें. तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज एसोनेंस. अब एसोनेंस क्या होता है? जब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में सेम साउंड करने वाला जो वॉबल्स है वो रिपीट हो रहा है सेंटेंस में, तो उसे वो फिगर ऑफ स्पीच, सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच रहेगा वो रहेगा एसोनेंस. अभी पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन. द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स close to each other is called assonance. The sound need not be at the beginning of the sentence. Starting में नहीं, अगर starting में नहीं भी रहेगा तो भी it's fine. Either in the end or in the middle of the sentence it can be. Okay. Now examples हम देख लेंगे. No pain, no gain. अब no का o and again no का o. A का pain का A and again gain का A. So we can see the sounds, same sounds repeating. So it is assonance. Okay. Now second one, he always sews his own clothes. He का E and sews का E. Okay. O का O and clothes का O. Again two vowels are repeated over here. So it is assonance. Third one, the kids always enjoy their snack pack. Now kids का I नहीं है, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है. enjoy and their, तो the sound, this vowels are repeating. Snack and pack, A are repeating together, they are repeating, so it is the vowels are repeating, so it is the figure of speech is okay, the figure of speech here is assonance. I made my way to the cafe. Again over here हम देख रहे हैं कि जो A लेटर है, made and way एंड कैफ़े, तो यहाँ पे ए जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अगेन वॉवल्स रिपीट हो रहा है, तो इट फिगर ऑफ स्पीच इज एसोनेंस. वॉवल्स में आपको बता दूँ, ए ई आई ओ यू, दिस 5 लेटर्स आर वॉवल्स. सो जब आप सेंटेंसेस पे देखते हो कि जो वॉवल्स रिपीट हो रहा है नियर बाई टू द सेम साउंड, देन इट इज़ सेड एज एसोनेंस. ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको. ये हमें समझ में आ गया. हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज़ मेटोनिमी. अब मेटोनिमी क्या है? जब हम कोई भी वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस करते हैं टू मेंशन दैट इन अ मॉडर्न वे और टू इन अ स्टाइलिस्ट वे, तो हम वो वर्ड को यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, सूट्स फॉर बिजनेसमैन. Businessman, it will sound like old words we using old words. So in a fashionable way or a stylish way to use, we say suits. Okay, the suits will be coming today. That means the businessman will be coming today. Next one, crown for royal person. The royal person के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? Crown. The crown will be coming today. Next one, लाइब्रेरी फॉर स्टाफ ऑफ बुक्स. बुक्स भरा पड़ा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी. जैसे हम कहते हैं कि घर को लाइब्रेरी बना दिया है, हम बोलते हैं ना, तो मीनिंग ये है कि घर को बुक से भर दिया है. ओके, अब पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे हम लोग. मेटोनिमी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट रिप्लेसेस अ वर्ड विद अनदर वर्ड दैट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद इट. ओके, इसका सेंटेंसेस देख लेंगे.
नाउ द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। यहाँ पे जो पेन है वो क्या मेंशन कर रहा है, जो भी हम लिखते हैं वो एक स्वॉर्ड की तरह काम करेगा, ठीक है। दैट you can write anything that you write can work so strongly that it can work like a sword, okay। तो यहाँ पे मेंशन भी किया है, here pen means writing। the press, second one, the press is here। यहाँ पे press मतलब जर्नलिस्ट, ठीक है। तो प्रेस आने वाले हैं, हम बोलेंगे तो क्या होता है, जर्नलिस्ट आने वाले हैं। द बेंच रूल्ड, अगेन यहाँ पे प्रेस हमने देखा, यहाँ पे बेंच मतलब जजेस, ओके। तो जजेस रूल्ड, ओके। सो यू आर यूजिंग वर्ड इन अ मॉडर्न वे, ओके। समझ में आ गया ये भी। तो अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में मूव ऑन करेंगे, दैट इज़ एपिग्राम। अब एपिग्राम इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। ये जो क्या है, एपिग्राम मोस्टली हम देखते हैं कि पोएम्स में यूज़ होता है। अभी इसको हम या तो शॉर्ट वे में या पोएम के वे में, एक फ़नी वे में उसे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एन एपिग्राम इज़ अ शॉर्ट सेइंग और पोएम दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ क्लेवर फनी वे। कोई भी हमें जो भी कुछ कहना है फ़नी वे या क्लेवर वे में, कुछ भी मेंशन करना है जो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, तभी उसे हम कहते हैं एपिग्राम, ठीक है। इसका एग्जांपल्स देख लेंगे। आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग बट टेम्पटेशन। इसका मीनिंग ये है, टेम्पटेशन हमने बोला, इसका मतलब मुझे भूख लग रही है, ये उन्होंने कहना है हमें, बट हमने स्मार्ट वे में क्या किया, आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग बट टेम्पटेशन। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ बट भूख, दैट मतलब भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता, ओके। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, यानी कि जो चाइल्ड है वो फादर के जैसे बिहेव कर रहा है, या फिर वो चाइल्ड जो है वो ही बड़ा होके फादर बनता है, तो दैट इज़ अ स्टेप ना। सो वो जो चाइल्ड है वो फादर जैसे बिहेव कर रहा है, वो हम को मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड वन, आई एम नॉट यंग इनफ टू नो एवरीथिंग। मैं अभी छोटा हूँ, हम कहना चाहते हैं, तो मैं अभी छोटा हूँ तो मुझे सब कुछ नहीं आ सकता। दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, आई एम नॉट यंग इनफ टू नो एवरीथिंग। मैं अभी छोटा हूँ, एक्चुअली बोलना वो है। फोर्थ वन, द मोर करप्ट द स्टेट द मोर नंबर ऑफ लॉस, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ट्राई टू रेड्यूस द नंबर ऑफ करप्शन, या फिर कम्प्लीटली बंद कर दो। तो टू से दिस व्हाट दे आर सेइंग, जितना करप्शन रहेगा तुम्हारे कंट्री में उतना ही ज़्यादा लॉस इनकलकेट होगा, ठीक है। तो द मोर करप्ट द स्टेट द मोर नंबर ऑफ लॉस, ओके। तो समझ में आ गया ये भी हमें। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे, दैट इज़ क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है, जब कोई भी टॉपिक को हम असेंडिंग ऑर्डर से मेंशन करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जब हम ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में उसे मेंशन करते हैं तब उसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स। जैसे हम स्टोरी बोलते हैं, नॉर्मली जब स्टोरी बोला जाता है फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट, है ना, वैसे ही क्लाइमैक्स वही होता है, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। when we mention na, then it is said as climax. A climax is a figure of speech that involves arranging words, phrases or clauses in ascending order of importance, ठीक है। The most important in the beginning and the least important in the last. Examples इसका देख लेंगे। Now, he came, he fought, he conquered. वो आया, उसने लड़ाई की और वो जीत गया। तो दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज़ ना, ठीक है। फर्स्ट व्हाट हैपेंड, ही केम, देन व्हाट हैपेंड, ही फॉट, देन व्हाट हैपेंड, ही वन, दैट इज़ कॉन्कर्ड। नेक्स्ट वन, वी विल हियर हिम, वी विल फॉलो हिम, वी विल किल हिम। पहले उसे सुनेंगे, फिर उसको फॉलो करेंगे और बाद में उससे मार देंगे। तो अगेन स्टेप बाय स्टेप what is happening they are mentioned, so it is climax. Look up, it's the sky, it's an aeroplane and it's a star. अगेन यहाँ पे पहले हम ऊपर देखेंगे तो क्या दिखेगा,
स्काई. नेक्स्ट क्या, अगर एरोप्लेन आया स्काई में तो क्या दिखेगा, एरोप्लेन. एंड आफ्टर दैट एट नाइट व्हाट वी सी, स्टार. सो इन दैट सीक्वेंस इटसेल्फ दे हैव मेंशन्ड इट. ओके. So as anything mentioned in ascending order is climax. Now the opposite of climax is anticlimax. ठीक है. क्लाइमैक्स में हम ascending order में mention करते हैं, anticlimax में descending order में. Anticlimax is the opposite of climax. It's a figure of speech that presents the ideas in a sentence in descending order. Okay? तो इसका sentences हम देख लेंगे. First one, he swears before sun. He swears before sun, moon and leaves. ठीक है. तो sun का meaning they are trying to say is God. So the main the first what we say from ground level we will say ना, but यहाँ पे क्या है, sun, moon and leaves they are saying. तो ऊपर main sun से उन्होंने start करके moon, leaves the least important they are mentioned. Okay. Next one, he wants to light the dark route. Okay. So light and dark they are mentioned. And तो पहले dark रहेगा फिर light होगा ना, तो they are mentioned it opposite way. They are maybe they are mentioned in the opposite way. That's what they want to say. Next one, it may be near but seems afar. वो दूर रहेगा but नज़दीक दिख रहा है. तो what it is they are trying to say is it is far but it looks like near. It is near but it looks afar. So ulta it is na. So that is what they are trying to say. So that is anticlimax. Okay. So we understood this. Anything mentioned in descending order is anticlimax. Now next figure of speech, that is exclamation. एक्सक्लेमेशन क्या होता है, जब हम कोई भी सिचुएशन पे अचानक से लाउडली रिएक्ट करते हैं तभी उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन. ठीक है. एन एक्सक्लेमेशन इज अ साउंड, वर्ड और सेंटेंस दैट इज स्पोकन लाउडली और एम्फेटिकली एंड दैट एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट, एडमायरेशन, शॉक और एंगर. ठीक है. अचानक से कुछ भी हम एक्सप्रेस करते हैं वो या तो फ़नी वे के लिए हो सकता है, दैट इज़ एक्साइटमेंट एंड एवरीथिंग, शॉक या फिर गुस्सा. अच्छा एक्सीडेंट होगा तो हम शॉक में कुछ रिएक्ट करते हैं ना, तो इधर शॉक और एंगर, गुस्से में भी हम जब रिएक्ट करते हैं अचानक से, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लेमेशन. इसका सेंटेंस देख लेंगे. ही वॉज अमेजिंग. अगेन तो यहाँ पे हमें क्या कहना है, अमेज, ही वॉज वो बहुत अच्छा था, तो ही वॉज अमेजिंग हमें कहना है. तो अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क जब आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके समझ जाना है कि द फिगर ऑफ स्पीच इज एक्सक्लेमेशन. ओके. तो आंख बंद करके लिख देना है आपको, एक्सक्लेमेशन है. ओके. यू डिड अ रियली गुड जॉब. अगेन यहाँ पे आप सेंटेंस में देख रहे हो कि मतलब एक्साइटमेंट एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो और ऑल्सो एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो यू कैन राइट एज इट इज़ एक्सक्लेमेशन. थर्ड वन, वाओ द ड्रेस वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल ऑन द ब्राइड. अगेन वाओ mentions exclamation, that is the express something expressed loudly and happily in excitement. So what the figure of speech will be exclamation. Fourth one, he does. How does he do it? वो कैसे कर लेता है. Okay, so it is an exclamation. You are expressing something that you are surprised about. तो how does he do it is something you are surprised about. तो again exclamation mark है, तो हम क्या लिखेंगे, exclamation is the figure of speech. Okay, now moving on to the next figure of speech, that is last one, interrogation. अब interrogation जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं बट आंसर के एक्सपेक्टेशन से नहीं पूछते हैं, तभी उसे हम क्या, वो फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है इंट्रोगेशन. ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंट्रोगेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स आस्किंग अ क्वेश्चन टू create a dramatic effect or emphasize a point. The question is not asked to get an answer. ठीक है.
कुछ पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशराइज करने के लिए उस बात पे ज़्यादा ध्यान जाने के लिए हम जब बोलते हैं या उसको क्वेश्चनिंग वे से उसे हम बोलते हैं, तभी उसे कहते हैं इंट्रोगेशन। ठीक है, इंट्रोगेशन में भी आप देखोगे कि क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वो सेंटेंस पे रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना है कि फिगर ऑफ स्पीच जो है इंट्रोगेशन है। यहाँ पर डिड यू सी हर, देखा उसको तूने, क्या किया, हम बोलते हैं ना ऐसे। तो डिड यू सी हर मीन्स कि हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम क्वेश्चनिंग वे से वो जो एक्सप्रेस करना है वो बता रहे हैं। सेकेंड वन, हैव यू बीन देयर बिफोर, तू कभी गया था उधर, हम बोलते हैं ना। तो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नहीं है, बस हम एक्सप्रेस कर रहे हैं क्वेश्चनिंग वे से। ओके। थर्ड वन, हुज बुक्स डिड यू ब्रिंग टू मी, किसका बुक्स लाया है मेरे पास तूने, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, एक एक्सप्रेशन है विच जो हमने एक क्वेश्चन के तरीके से मेंशन किया है। फोर्थ वन, हु इज़ हियर सो वाइल्ड टू नॉट लाइक हिज कंट्री, वो जो लिव हमने लिखा है गलती से, तो वो लाइक हो गया, लाइक है एक्चुअली। तो अगेन यहाँ पे हु कौन है जिसको अपना कंट्री नहीं पसंद है ना, हम बोलते हैं। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं है, जस्ट हमने हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो यहाँ इंट्रोगेशन हमें समझ में आ गया। तो ये हमारा लास्ट फिगर ऑफ स्पीच था। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है ख़त्म हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी प्लस। बाय बाय।